कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने जो अपना गीता का संदेश दिया था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करते हैं, अन्य लोग भी उस प्रकार का आचरण करने लगते हैं। और मुझे लगता है कि आप सबके द्वारा जो बातें व्यवहारिक रूप से लाई जाएंगी, उतारी जाएंगी, समाज के अन्य लोगों के लिए भी वह अनुकरणीय हो सकता है। और ठीक कहा श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने कि ओपिनियन मेकर के रूप में आप सबकी एक बड़ी भूमिका है। उस भूमिका के लिए आपका आह्वान करने के लिए ही आज मैं विशेष रूप से मेरठ के आप सभी प्रबुद्ध जनों के साथ में यहां पर बैठ रहा हूं। हम सब जान रहे हैं, मैं परसों 3 दिन पहले 4 दिन पहले की घटना है, मैं कुछ देर के लिए मुझे समय मिला तो मैं अपने कार्यालय में बैठा था। एक बहुत सीनियर नेता समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी थे, उनका फोन मेरे पास आया कि मैं मिलना चाहता हूं। तो मैं कार्यालय में था, मुझे 1 घंटा कार्यालय में रहना था, तो मैंने कहा भी आप आ सकते हैं, लेकिन समय का मैंने कहा मेरे सामने केवल 1 घंटे का समय है, 1 घंटे के बाद फिर मुझे दूसरे कार्यक्रमों में जाना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं 10-15 मिनट के अंदर ही आ जाता हूं। वो आए, उनके साथ उनके 2 पुत्र भी आ गए। आने के बाद बैठने के बाद उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता हूं। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा क्यों आप भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं? उन्होंने कहा देखिए, मैं 6 बार विधायक रहा हूं, 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहा हूं, इस समय समाजवादी पार्टी का एमएलसी हूं। आज टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। टिकट देने के पहले आता तो लोग समझते कि हो सकता मैं टिकट के लिए आया हूं, लेकिन मैं बिना इसके शामिल होना चाहता हूं। इसलिए टिकट वितरित होने के बाद मैं इसलिए शामिल होना चाहता हूं जिससे लोगों को ये भ्रम न रहे कि मैं किसी अपेक्षा के साथ आया हूं, और बिना शर्त में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहता हूं। मैंने कहा आपकी एमएलसी का ये पद चला जाएगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमने बहुत राजनीति कर ली है, अपने लिए राजनीति की है, अपने परिवार के लिए की है, कुछ हद तक अपनी जाति के लिए भी की है, लेकिन समय आ गया है कि जब देश के लिए भी कुछ कर सकें। तो मैंने उनके सामने, उनके दोनों पुत्र थे, एक जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं और एक ब्लॉक प्रमुख हैं। मैंने कहा भी आप दोनों क्यों आए हैं? उन्होंने कहा हम दोनों इसलिए आए हैं कि जब हम अपने गाड़ी से घर जाते हैं और हमारी गाड़ी में जब समाजवादी पार्टी का झंडा हमारे परिवार की महिलाएं देखती हैं तो हमें धिक्कारती हैं, कहती हैं कि क्या तुम गुंडों का झंडा लेकर के घर आ गए। यही शब्द थे उन नौजवानों के कि क्या गुंडों का झंडा लेकर के तुम लोग चल रहे हो, तनिक लज्जा है या नहीं है? तो मैंने कहा इसका मतलब? उन्होंने कहा देखिए साहब, आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हुई हैं और इस सुरक्षा का भाव हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदान किया है, और इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं कि अगर हम भी इस पूरे अभियान का हिस्सा किसी प्रकार से बन सकें तो हम भी अपने को गौरवशाली समझेंगे। एक सामान्य भाव है, और केवल एक जगह नहीं, मुझे लगता है कि आज से लगभग 2 महीने पहले की घटना है। 2 महीने पहले मैं रात्रि को अचानक 10:30 बजे कार्यालय से आवास पे अपने आया। आवास पे आने के बाद मैंने अचानक टेलीविजन का
रिमोट अपने हाथ में लिया। मैंने कहा देखता हूं कोई विशेष न्यूज। तो एक चैनल पे चल रहा था कि पब्लिक का मूड क्या है देश के भावी चुनावों के लिए। तो रिपोर्टर इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी एक जनपद में जाता है, गांव क्षेत्र में जाता है। गांव की एक महिला से, मुझे लगता है अधेड़ उम्र की महिला रही होगी, उसके सामने वो महिला अपना कार्य कर रही है, उनके सामने जाता है रिपोर्टर, उनसे पूछता है कि किसको वोट देंगे। तो महिला उसको अचानक, वो बेचारी कार्य करते हुए वो अचानक रिपोर्टर पहुंच गया तो वो कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा भाई क्या मतलब? तो कहा वोट किसको देंगे चुनाव में, देश का चुनाव होने जा रहा है। तो उस महिला ने कहा इसमें पूछने वाली कौन बात है, हम मोदी को वोट देंगे। उस महिला का एक ही यानी उसने इस बात को कहा। रिपोर्टर कुछ बोला नहीं, फिर आगे चला गया। आगे फिर एक और महिला थी, उसके पास फिर जाता है कि किसको वोट देंगे। तो उस महिला ने कहा कि हम मोदी को वोट देंगे। रिपोर्टर बहुत चक्का, वह प्रयास कर रहा है कि कुछ महिलाएं खिलाफ बोलें, लेकिन कोई खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। अगले के पास गए, तब तक वहां पे 5-7 और महिलाएं इकट्ठी हो गई। तो रिपोर्टर पूछने लगा कि आप बताओ किसको वोट देंगे। उन्होंने कहा कि हम मोदी को वोट देंगे। कहा क्यों? उन्होंने कहा मोदी के कारण हमें सुरक्षा मिल पाई है, नहीं तो हमारी लड़कियों के साथ क्या व्यवहार होता था, हमारे साथ क्या व्यवहार होता था, ये कौन नहीं जानता। मुझे लगता है ये विश्वास एक बहुत बड़ा विश्वास है, और उस विश्वास के लिए, ये विश्वास मैं इसलिए कहता हूं 2013 के पहले के भारत के 2014 से पहले इस देश के अंदर कैसा वातावरण था। आपने देखा होगा 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति थी इनकी, बिना मांगे समर्थन दे रहे थे। यानी कांग्रेस कहती थी कि तुम्हारे समर्थन की आवश्यकता नहीं, लेकिन इन दोनों को लगता था कि अगर समर्थन नहीं देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल के अंदर सड़ते दिखाई देंगे, और जबरदस्ती समर्थन दे रहे थे। और उस सब के बावजूद प्रारंभिक 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें, जो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार की उपलब्धियों और उस सरकार की जमा पूंजी से जो कार्य आगे बढ़ सकते थे, उन कार्यों को और उस प्रकार के कार्यक्रमों की जो एक छाप थी, वह 2-3 वर्षों तक जब तक थी तब तक सरकार का कुछ दिखाई देता था कि सरकार चल रही है। और उसके बाद के कार्यकाल को आप देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन एक नया घोटाला ना आता हो, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन सरकार के खिलाफ कोई बड़ा देश के अंदर एक उपद्रव या अराजकता का दृश्य सामने ना आता हो, कोई दिन ऐसा नहीं था। ऐसे भी दृश्य देखने को मिले थे कि जब भारत का विदेश मंत्री कहीं दूसरी देश में गया था, दूसरे देश के विदेश मंत्री का भाषण पढ़ने लग गया था। ये कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल था, यूपीए सरकार का वह कार्यकाल। कहां देश को लेके लोग जा रहे थे। अविश्वास का वातावरण, कैसा विश्वास था। चीन कई किलोमीटर तक भारत के अंदर घुसपैठ करता था, भारत की सरकार मौन रहती थी। चीन पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके जाता था और भारत की सरकार मौन रहती थी। यह दृश्य, यह अपमानजनक दृश्य इस देश के अंदर था। 2004 से 2014 के बीच इस देश के अंदर 100 से अधिक बड़े आतंकी हमले हुए, 900 से अधिक निर्दोष नागरिक मारे गए, लेकिन हम देख रहे हैं, इसके सिवाय कुछ भी आपको सुनने को नहीं मिलता था। और मुझे लगता है कि जो इन्होंने 2004 और 2014 के बीच किया, इस देश के अंदर सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्याएं की, और जो इन्होंने उस दौरान किया, मुझे लगता है उसी का
पुनः रिपीटिशन आपने कल के कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखा होगा, जब कल कांग्रेस ने कहा कि हम देशद्रोह शब्द को हटा देंगे, हम जो कश्मीर के लिए सेना को विशेष अधिकार देने वाले प्रावधान है इसको समाप्त कर देंगे, हम इस देश के नॉर्थ ईस्ट के उन क्षेत्रों में जहां कहीं अभी थोड़ी बहुत अलगाववाद बचा हुआ है वहां पर सेना को मिले हुए विशेष अधिकारों को हम हटा देंगे। आखिर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? यानी इस देश के बारे में कांग्रेस की सोच क्या है? मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को सोचना होगा। सेना जिसके शौर्य और पराक्रम पर इस देश का कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने और विपक्ष ने संदेह के दायरे में लाने की कुछ चेष्टा की। और कल का कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र एक बार फिर से उस संदेह को और पुष्ट करता है कि भारत की सुरक्षा के बारे में, वह आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा, इन दोनों के बारे में कांग्रेस की मंशा क्या है, कहां इस देश को वह ले जाना चाहती है। दूसरा, इस देश के अंदर किस प्रकार की घोषणाएं होंगी, किस हद तक जाकर के हम करेंगे, और कहां पर लोक लुभावन नारों के माध्यम से हम समाज को पंगु बनाने का कार्य करेंगे। कल आपने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में वह भी देखा होगा। यानी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का मतलब देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देना, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सभी कार्यों को रोक देना, देश के अंदर विकास की जुड़ी हुई सभी परियोजनाओं को हर प्रकार से विराम लगा देना, देश को आतंकवाद के, अलगाववाद के और उग्रवाद के हवाले कर देना। ये वैसे ही नहीं हुआ था, कांग्रेस की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। 2004 से 2014 के बीच इस देश के 270 जिले ऐसे थे जिनमें आतंकवाद था, जिनमें नक्सलवाद था, जिनमें अलगाववाद था, और भारतीय जनता पार्टी स्तर की नेतृत्व की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 वर्ष के दौरान ये आतंकवाद को, ये नक्सलवाद को, ये अलगाववाद को 270 जिले से कम करते हुए आज कुल 5 से 6 ऐसे जिले हैं जो नक्सलवाद और उग्रवाद, अलगाववाद की दृष्टि से अति संवेदनशील है। क्या व्यापक परिवर्तन नहीं है? 270 से घटकर के हम 5 से 6 जिले में आ गए हैं। हमने देश के अंदर सुरक्षा का एक वातावरण दिया। पूर्वोत्तर के राज्यों में, इस देश के अंदर प्राकृतिक सौंदर्य अगर देखना है, इस देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में जाकर के देखिए। लेकिन शेष भारत के लिए कैसा बना दिया था कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने पूर्वोत्तर भारत को, कि बिना परमिट के नहीं जा सकते। शेष भारत के लोगों के लिए वह एक ऐसी जगह बना दी गई थी कि वहां पर जाना हम सबके लिए दूभर था। लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज नागालैंड और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार, और कांग्रेस का पूर्वोत्तर में जो अंतिम दुर्ग था मिजोरम, वहां से भी कांग्रेस से मुक्ति वहां की जनता ने पाया है। यह व्यापक परिवर्तन देखने को मिला होगा। 2004 से 2014 तक इन 10 वर्षों में कोई वर्ष ऐसा नहीं था जहां पर किसी भी राज्य में वहां के अलगाववादी संगठनों ने महीनों तक वहां पे नाकेबंदी करके शेष भारत से उस प्रदेश की पूरी तरह कट ऑफ कर दिया था। लेकिन आप देखेंगे मोदी जी के आने